नमस्कार। आज हम एक काफ़ी पेचीदा मसले पर बात कर रहे हैं। ईरान और इज़राइल का जो ये तनाव है, जी। ये दशकों से चल रहा है और ये कोई आमने-सामने की जंग नहीं है। ये विचारधारा, क्षेत्रीय दबदबे और प्रॉक्सी वॉर, इन सब का एक मिला-जुला रूप है। हाँ, बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो इसी जटिलता को समझने में मदद करती है। आज कोशिश यही रहेगी कि इस दुश्मनी की जो जड़ें हैं उनको थोड़ा कुरेदें, समझें कि आखिर ये तनाव बना क्यों रहता है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से शायद ये मोड़ आया, 1979 की ईरानी क्रांति। उसके बाद सब कुछ बदल गया है ना? हाँ, बिल्कुल। वहां ना जो इस्लामी गणराज्य बना, उसका इज़राइल को लेकर क्या रुख था? मतलब शुरू से ही। हाँ, देखिए, क्रांति के बाद जो ईरान बना उसका नजरिया इजराइल को लेकर एकदम साफ और कह सकते हैं कट्टर था। इजराइल विरोधी। विरोधी मतलब सिर्फ राजनीतिक तौर पर? नहीं, उससे भी आगे। ईरान इजराइल के वजूद को ही नहीं मानता, वो उसे एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता, बल्कि ज़ायोनी शासन कहता है। अच्छा। और यही सोच, यही विचारधारा आगे चल के जो फिलिस्तीनी गुट हैं, जैसे हमास है, इस्लामिक जिहाद है, उनको ईरान के समर्थन का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि ये गुट भी इजराइल के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं। समझ गया। और ये जो दुश्मनी है, ये अक्सर सीधी लड़ाई में नहीं दिखती। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, प्रॉक्सी युद्ध। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, और ये कहाँ लड़ा जा रहा है असल में? हाँ, प्रॉक्सी युद्ध मतलब आप सीधे दुश्मन से नहीं लड़ते, बल्कि किसी तीसरे मुल्क में वहां के लोकल ग्रुप्स को सपोर्ट करके उनके जरिए अपने दुश्मन से लड़ते हैं। अच्छा। और ईरान इजराइल के मामले में सीरिया और लेबनान, ये दो देश सबसे बड़े अखाड़े बन गए इसके। सीरिया और लेबनान? कैसे? देखिए, सीरिया में ईरान वहां की असद सरकार का बहुत बड़ा हिमायती है। हाँ। उसने वहां अपनी फौज, अपने हथियार सब भेजे हैं। और उधर लेबनान में ईरान का समर्थन वाला गुट है हिजबुल्ला। हाँ, हिजबुल्ला का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, वो बहुत ताकतवर संगठन है और वो भी इजराइल को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो ईरान इन गुटों के सहारे इजराइल पर एक तरह का दबाव बनाए रखता है। तो ये तो ईरान की तरफ की बात हुई। हाँ। इजराइल क्या करता है फिर? वो चुप तो नहीं रहता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल भी लगातार कार्रवाई करता है, खास तौर पर सीरिया में। वो वहाँ जो ईरानी ठिकाने हैं या हथियारों के ज़ख़ीरे हैं या जो काफिले हिजबुल्ला तक हथियार ले जा रहे होते हैं, उन पर हवाई हमले करता रहता है। अच्छा, मतलब एयर स्ट्राइक्स। जी हाँ, एयर स्ट्राइक्स। इजराइल का कहना है कि वो ये हमले इसलिए करता है ताकि ईरान की सैन्य मौजूदगी सीरिया में बढ़े नहीं और हिजबुल्ला तक खतरनाक हथियार ना पहुंचे। ये एक तरह की लुका छिपी चलती रहती है। हाँ, सालों से। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद सबसे ज्यादा चिंता वाला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इजराइल इसको लेके कितना फिक्रमंद है? इजराइल के लिए तो ये एक तरह से अस्तित्व का सवाल है, मतलब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अस्तित्व का खतरा? हाँ, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो शायद उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। और इसी डर से? हाँ, इसी डर के वजह से कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर हमले करवाए। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला था। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा था। जी। और ये भी कहा जाता है कि इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी करवाईं। लेकिन ईरान तो हमेशा यही कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, मतलब बिजली वगैरह बनाने के लिए। हाँ, ईरान का आधिकारिक पक्ष यही है, लेकिन इस दावे और इजराइल की चिंता के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर या न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही नहीं है ना? आजकल तो एक और मोर्चा खुला हुआ है। आप साइबर वॉर की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। साइबर अटैक्स। जी हाँ, ये लड़ाई साइबर स्पेस में भी उतनी ही तेजी से चल रही है। स्टक्सनेट तो बस एक उदाहरण था। दोनों देश लगातार एक दूसरे के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमले करते रहते हैं। और जासूसी भी होती होगी। बेशक, जासूसी, खुफिया ऑपरेशंस, एक दूसरे की जानकारी निकालना, ये सब भी इस अघोषित युद्ध का हिस्सा है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह शायद रीजनल पावर बनने की होड़ भी है। मतलब मध्य पूर्व में कौन ज्यादा ताकतवर होगा? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व में उसका दबदबा बढ़े, उसका प्रभाव फैले। और इजराइल? और इजराइल ठीक इसका उल्टा चाहता है। वो चाहता है कि उसके पड़ोस में, खासकर ईरान, इतना ताकतवर ना हो जाए कि उसके लिए खतरा बन जाए। अच्छा, इसीलिए शायद वो अरब देशों के साथ रिश्ते सुधार रहा है, जैसे यूएई, बहरेन के साथ। हाँ, बिल्कुल। वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, वो इसी रणनीति का हिस्सा थे।
इजराइल अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के प्रभाव को कम करना चाहता है और ईरान इसे अपने खिलाफ एक घेराबंदी के तौर पर देखता है। हाल के सालों में जैसे 2024-25 में हमने देखा कि तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। हाँ, वो दमिश्क में जो ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था। हाँ, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। और फिर उसके जवाब में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। वो तो बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, हालांकि इजराइल और उसके साथियों ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसने प्रॉक्सी युद्ध के जो नियम थे उनको कहीं ना कहीं बदल दिया। सीधे टकराव का खतरा बहुत बढ़ गया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस ईरान इजराइल संघर्ष के जो मुख्य कारण या पिलर्स हैं वो क्या हैं? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं। एक, गहरी वैचारिक दुश्मनी जो क्रांति के बाद शुरू हुई। 2, ये प्रॉक्सी युद्ध जो सीरिया और लेबनान जैसे देशों में लड़ा जा रहा है। ठीक है। 3, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चिंता जो उसे अपने अस्तित्व का खतरा लगता है। और 4, दोनों देशों की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, मतलब रीजन में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश। सही कहा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल। और इसके तार सिर्फ इन 2 देशों तक ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट और दुनिया की बड़ी ताकतों तक जुड़े हुए हैं। एक घटना का असर दूसरी पर पड़ता है। तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मध्य पूर्व में समीकरण बदल रहे हैं, इजराइल के कुछ अरब देशों से रिश्ते बन रहे हैं, ईरान भी अपने दोस्तों को साथ ला रहा है। जी। तो भविष्य में ये जो बदलते समीकरण हैं, ये इस पुरानी दुश्मनी को क्या नया रूप देंगे? क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।